हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का मित्र, आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नागरिकता क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक, यानी सिटीजन क्या होता है, नागरिकता क्या होता है, किसी देश का, किसी राज्य का क्या नागरिकता होता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे बहुत भी क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं हम यहाँ कराते हैं, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक ना, इसमें कितना से कितना तक अनुच्छेद है, कि कौन से भाग में जिक्र है, क्यों, कौन सा अनुच्छेद का क्या महत्व है, कितने प्रकार से आप कितने टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। नागरिकता को 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। नागरिकता को 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है और नागरिकता को 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है। यानी नागरिकता को छीना जा सकता है कितने तरीक़ा से? 3 तरीक़ा से। बात समझ में आ रहा है ना? A to Z सारा अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, भाग के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर नागरिकता लिया कहाँ से गया है, A to Z सारा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, नागरिकता के बात करें तो इसका जिक्र, इसका उल्लेख भाग कितना में है बाबू? इसका उल्लेख भाग 2 में है। किस में? भाग 2 में है। यानी नागरिकता के बात करें दोस्त तो इसका उल्लेख भाग 2 में है। अनुच्छेद कितना से बाबू? तो नागरिकता का अनुच्छेद पूछे कि इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना से कितना तक बाबू? 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 11 तक है। यानी अगर नागरिकता के बात करें तो भाग 2 और उल्लेख कितना से कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से 11 में है। अच्छा सर, नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है? तो नागरिकता भारत में एकल नागरिकता, आराम से सुनिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है बाबू? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। पूछता है कई बार कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ के संविधान लिखित नहीं है, अर्थात अलिखित है, वह कौन सा देश है? ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए, बात एक ही है। ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए, बात एक ही है। ठीक है, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान बाबू कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अब भारत में जो नागरिकता के जो प्रावधान है ना, वह ब्रिटेन से तो लिया गया सर। और अमेरिका में कितनी नागरिकता, कैसी नागरिकता है? तो अमेरिका का है तो यूएसए में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब सर एकल नागरिकता और दोहरी, आइए देखिए, कह रहा है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है दोस्त? दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ है बाबू? भारत में। अब सर एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता जो है ना, मामला बड़ा गमगीन रहता है। लड़का लोग को रट तो लेता है और समझ में नहीं आता है ना कि एकल नागरिकता क्या है सर और दोहरी नागरिकता क्या है। दोस्त, एकल नागरिकता का मतलब कि केवल देश का नागरिकता होना चाहिए, यानी केवल एक ही आपका नागरिकता होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा और नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता के मतलब कि राज्य का अलग नागरिकता, यानी जैसे हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं तो बिहार राज्य का अलग नागरिकता देगा, राज्य सरकार हम लोग को अलग नागरिकता देगा, और केंद्र सरकार, यानी जो कहने का मतलब है कि देश का जो नागरिकता है यानी भारत सरकार अलग नागरिकता देगा। तो ऐसा हमारे देश में प्रावधान नहीं है। कहाँ पर वैसा प्रावधान है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में पूछ देता है कई बार कि ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है बाबू? एकल नागरिकता है।
अब सर ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अब मामला सर जानते हैं कहाँ पर फंसता है कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता समझ गए होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कितना है बाबू? यह पेपर में इतना बार ये सब क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं बताऊं आप लोग से दोस्त। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सब सारा के सारा पेपर का क्वेश्चन है, ठीक। गौर फरमाइएगा। नागरिकता क्या बोल रहे हैं? नागरिकता अधिनियम अर्थात सर सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ। बाबू यह पेपर में कई बार पूछा है कि नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था बाबू? 1955 ईस्वी में। अब नागरिकता अधिनियम यानी नागरिकता जो अधिनियम 1955 है ना, इसमें अब तक 9 बार सुधार हुआ है। कितनी बार बाबू? 9 बार। यानी नागरिकता अधिनियम में 9 बार सुधार हो चुका है। अब 9 बार कब कब सुधार हुआ है वो सारा चीज़ हम लिखेंगे, तब तक इतना दूर नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए दोस्त, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 9 बार, कब बार? 9 बार सुधार हुआ है। अब तक कितनी बार बाबू? 9 बार सुधार हुआ है। गौर फरमाइएगा। कब कब बाबू? तो देखिए 1957, कब? 1957, 1960, यानी पहला कब? 1957 में, दूसरा 1960 में। पहला 1957 में, दूसरा 1960 में। तीसरा के बात करें तो 1986, यानी तीसरा के बात करें तो बाबू 1986, और चौथा के बात करें तो 1992। पांचवा के बात करें तो 2003। छठा के बात करें तो 2005। अच्छा सर, सातवां के बात करें तो, अगर सातवां के बात करें तो 2003, 1992 हो गया ना, 1986 हो गया, 1960 हो गया, 2005, 2015 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। फिर से मिलाइए, 1957 हो गया ना, 1908, 1986, 1960 हो गया ना, 1986, 1992 के बाद आपको 2003, 2005, 2015 कितना हुआ? 7 ना। अब देखिए यहाँ पर 8 बार ही हुआ है, 8 बार सुधार हुआ है। अब एगो लास्ट कौन सर? तो एक लास्ट है 2019। कहने का मतलब है बाबू कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 8 बार सुधार हुआ है। कब बार? 8 बार सुधार हो चुका है। कब कब? तो 1957 में, 1960 में, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005 और 2003, 2005, 2015 और 2019। नोट करके ध्यान दीजिएगा दोस्त कि 2019 है। चलो बाबू देखो, ये जो सिटीजनशिप एक्ट कब का था? 1955 का। कब का? 1955 का। अब इसमें कितना बार अब तक सुधार हुआ है? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 ना। अरे याद हो गया क्या? देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर
से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के ए 35 के ए को समाप्त कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट बाबू है, यह हमेशा पेपर में पूछता है, ठीक ना। कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के ए को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के ए को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 और 35 के ए में क्या था ऐसा सर कि जिसको समाप्त कर दिया गया? तो इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कहने का मतलब है कि उसको विशेष छूट दिया गया था। 370 और 35 के ए के तहत उसको विशेष छूट की व्यवस्था की गई थी। इसी सब अनुच्छेद के चलते आप जम्मू कश्मीर में निवासी, वहां के पूर्णतः निवासी यानी सही से वहां के परमानेंट निवासी आप नहीं हो सकती थी। यानी वहां पर आप घर मकान बनाकर नहीं रह सकती थी, ऐसे घूम सकती थी लेकिन घर मकान बसने की आजादी नहीं थी। ठीक है, जो कि ये सब आए दिन समाप्त हो गया 2019 के अधिनियम से। ठीक है, 370 और 35 के ए, जिसके उपरांत अब आप वहां पर रह सकती हैं, बस सकती हैं। आप जैसे बिहार में, झारखंड में, यूपी में रहती हैं, उसी प्रकार से वहां भी रह सकती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नागरिकता जो है ना बाबू, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता केवल भारतीय को प्राप्त है? तो इसको छूट गया था, गौर फरमाइएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता केवल भारतीय को, यह बहुत बार पेपर में पूछा है, ठीक ना। केवल भारतीय को प्राप्त है, केवल भारतीय को प्राप्त है। कौन कौन बाबू? तो ध्यान से देखना कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, यानी 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे स्वतंत्रता है बाबू जो कि क्या केवल भारतीय को प्राप्त है, केवल भारतीय को प्राप्त है। आए दिन हमेशा पेपर में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान से सुनिएगा कैसे पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये अनुच्छेद दे देगा, एक 4 गो ऑप्शन में देगा अनुच्छेद, जिसमें एक इसमें से दे देगा, या कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशियों को स्वतंत्रता नहीं है या प्राप्त है। तो 4 गो इसमें से देगा, 3 गो इसमें के देगा और एक नहीं देगा, जो कि प्राप्त नहीं रहेगा या रहेगा। ठीक है, ये तो नहीं रहेगा और एक जो देगा वो रहेगा। समझ में आ गया ना। यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ये वाला डालेगा, एक रहने वाला यानी जो प्राप्त लोग को रहेगा। जैसे दे दिया अनुच्छेद 14, तो समता या समानता यानी कानून उसके लिए भी है नहीं। तो 15, 16 और 19, 29 और 30, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बाबू याद रखना, हमेशा आए दिन पेपर में पूछता है। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए तब तक। चलो देखिए, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। 5 प्रकार से, हाँ, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक, अब कौन कौन सा वह 5 मेथड है जिससे हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आए दिन जब कंपटीशन में जाइएगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा कि भारतीय नागरिकता कितने विधियों से या कितने तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने तरीके से बाबू? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से?
5 प्रकार से। कोई दिक्कत? एक तो होता है जन्म से, कहना से फर्स्ट होता है जन्म से, किससे? जन्म से। दूसरा के बात करें तो वंशीकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा। नहीं होता है कि हमारे दादा दादी नाना नानी यहाँ पर थे, तो वंशीकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा। एगो तो वंशाधिकार, वंशीकरण न लिखकर वंशाधिकार लिखो, वंशाधिकार, वंशाधिकार द्वारा, वंशाधिकार द्वारा। अच्छा सर, तीसरा सर देशीकरण द्वारा। कौन? देशीय देशीयकरण, देशीयकरण, देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा। और अगला जो बात करें तो अगला कौन सा है? पंजीकरण द्वारा। कौन सा? पंजीकरण द्वारा, यानी पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा। और क्या सर? पांचवा कौन सा है? तो विदेशी भूमि, विदेशी भूमि, भूमि अधिग्रहण, विदेशी भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण द्वारा। कहने का मतलब है कि एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर जन्म से क्या है, वंशाधिकार क्या है, देशीयकरण क्या है, और पंजीकरण क्या है, और विदेशी भूमि अधिग्रहण द्वारा ये क्या है। ठीक है, देखिए जन्म से कहने का मतलब है बाबू, जन्म से कहने का मतलब है कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ है, यानी भारत में हुआ है, या 26 जनवरी 1950 तक हुआ है, तो आप यहाँ के मूल निवासी, या उसके बाद हुआ है तो आप यहाँ के मूल निवासी है, आपको नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कब से? तो 26 जनवरी 1950। अब सर 26 जनवरी 1950 ही क्यों सर? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान का हुआ था, लागू हुआ था। हमारा संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर संविधान की बात करें कि अंगीकरण कब किया गया था, यानी संविधान का अंगीकरण कब किया गया था, तो कब बाबू? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकार हुआ था, यानी उसको स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था कि नहीं, हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर को, देखिए 26 जनवरी है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान को अंगीकार किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गौर फरमाइएगा, एक तो जन्म से आप समझ गई ना कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद में भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगला रहा कि वंशाधिकार द्वारा। वंशाधिकार द्वारा का मतलब क्या हुआ सर? कि जैसे मान लीजिए एक लड़का का जन्म हुआ विदेश में, एक लड़का के जन्म हुआ विदेश में, अगर उसके दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, कहने का मतलब है कि उसका कोई है रिलेटिव भारत में, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि उसका दादा दादी, मामा, नाना नानी अगर कोई है भारत में, तो उसको नागरिकता मिल जाती है। किससे? तो वंशाधिकार द्वारा, यानी वंश उसका हुआ ना जी, नाना नानी, यानी नाना नानी के यहाँ इसकी मम्मी होगी, समझ में आ रहा है ना, इसकी मम्मी होगी ना नाना नानी के यहाँ, तो उसका वंश किया तबे तो वंशाधिकार द्वारा का हुआ कि इसके दादा दादी के आधार पर भी, पापा मम्मी के आधार पर भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा कि सर मामला का हुआ था, मामला हुआ था 1992 का। कब के? 1992 के। किस्सा है 1992 के, आगे बता रहा हूं। देखिए, अब देशीयकरण द्वारा कहने का मतलब है कि देशीयकरण द्वारा आपको नागरिकता लेना है ना, तो भारत में आपको भारत में 12 वर्ष, भारत में 12 वर्ष आवेदन से पहले, आवेदन से पूर्व रहना होगा, रहना होगा। कहने का मतलब है बाबू कि अगर देशीयकरण द्वारा अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारत में 12 वर्ष आवेदन से पूर्व, जैसे आवेदन आज आप देने जा रही है ना, तो उससे 12 वर्ष पूर्व आपको भारत में रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर देशीयकरण द्वारा अगर आप नागरिकता लेना चाहती हैं
तो आपको भारत में 12 वर्ष आवेदन से पूर्व रहिएगा यहाँ पर, तब जाकर यहाँ की नागरिकता आप प्राप्त कर सकती है। ठीक, अगला है कि पंजीकरण द्वारा क्या सर, तो अगर मान लीजिए हम नागरिक हैं, इस देश का नागरिक है, यानी हम भारत के नागरिक हैं, मेरा जन्म भारत में हुआ, अगर हम नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप पंजीकरण कराकर भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी आप आवेदन देकर कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, अपना कुछ सर्टिफिकेट दिखाकर कि नहीं हमारा यहाँ के दादा पापा है, पापा के आधार पर, तो एक तो होता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। तो ये तो भारतीय को भी मिलता है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, रजिस्ट्रेशन कराकर आपको सबूत एगो कार्ड मिलेगा कि नहीं आप भारत के नागरिक हैं, कोई दिक्कत है। अगला है कि विदेशी भूमि अधिग्रहण। अब सर विदेशी भूमि अधिग्रहण क्या है, इसको समझाते हैं कि विदेशी भूमि अधिग्रहण क्या है। मान लो बाबू, आराम से समझना कि देखो, मान लो ये मेरा क्या हो गया, भारत, क्या हो गया बाबू, भारत हो गया। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये क्या हो गया, भारत हो गया। अब अगर भारत के मान लो भूमि यहाँ तक, इधर क्या है, पाकिस्तान है ना बाबू, पाकिस्तान इधर है, इस पार्ट में पाकिस्तान हो गया। अब मेरा जो पाकिस्तान है, अगर मान लो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साइड में यहाँ तक लाहौर तक हो गया, भारत के लाहौर तक चल गया, इस्लामाबाद तक भारत के हिस्सा हो गया, भारत के हिस्सा हो गया। तो जब भारत के हिस्सा हो गया इस्लामाबाद तक, तो ये तो विदेशी भूमि हो गया। यानी विदेशी भूमि अधिग्रहण कहने का मतलब है कि विदेशी भूमि मेरे अधिकार में हो गया, उस पर हमारा अधिकार हो गया, मेरे कब्जा में हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो वहां तक के बसने वाले आदमी को तो आप भगाइएगा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि वहां तक के आदमी जो आ जाएंगे और भारत में मिल जाएंगे, भारत में मिल जाएंगे, तो उसको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी, स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई विदेशी भूमि को हम अधिग्रहण करते हैं तो उस भूमि पर बसने वाले व्यक्तियों की नागरिकता स्वतः मिल जाती है। यानी अब उसको ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि आप 12 वर्ष रहिए भारत में तब जाकर आपको नागरिकता दिया जाएगा, उसको स्वतः नागरिकता प्रदान हो जाएगी। यानी उसको नागरिकता प्रदान करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, यानी कोई दिक्कत नहीं करेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 12 वर्ष 14 वर्ष जो भी है आपको रहना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है विदेशी भूमि अधिग्रहण। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन लोगों इस बात को समझ गए होंगे, इसलिए इतना दूर नोट डाउन कीजिए। देखिए अब तो ना है क्या, देखिए दोस्त, भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है। भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है। कितने प्रकार से बाबू, 3 प्रकार से। गौर फरमाइएगा, 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता त्यागा जा सकता है। पहला सर, पहला के अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो पहला परित्याग। ठीक, पहला परित्याग। दूसरा सर, इसको रिनाउंसिएशन कहते हैं, रिनाउंसिएशन। क्या कहते हैं, रिनाउंसिएशन। अच्छा सर, दूसरा के बात करें तो पर्यावसन। क्या होता है, पर्यावसन। पर्यावसन कहने का मतलब है टर्मिनेशन। अगला जो बात करें, वंचित किया जाना। क्या चीज, वंचित किया जाना। वंचित किया जाना, यानी इसको डिप्राइवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिप्राइवेशन कहा जाता है। वंचित किया जाना क्या कहलाता है, डिप्राइवेशन। यानी रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। 3 प्रकार से नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। 3 प्रकार से नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। पहला परित्याग, दूसरा पर्यावसन और तीसरा वंचित किया जाना। अब परित्याग कहने का मतलब है सर, परित्याग कहने का मतलब है सर, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर वह कोई दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह स्वतः त्याग कर सकता है। यानी स्वतः क्या कर सकता है, यहाँ की नागरिकता त्याग कर सकता है, किसी अलग देश का नागरिकता लिया तो ठीक है, लेना चाहता है तो यहाँ का नागरिकता त्याग कर सकता है, कोई दिक्कत है। तो वही होता है परित्याग, यानी व्यक्ति खुद करेगा।
तीसरा होता है सर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण पंजीकरण या देशीकरण देशीयकरण, दो प्रकार से, यानी अगर कोई व्यक्ति बाबू पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण किया है, पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण किया है, कौन सा, पर्यावसन में यानी टर्मिनेशन में, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण किया है तो ध्यान से सुनना कि अगर वह कोई अन्य देश का कर लिया, क्या चीज, नागरिकता ग्रहण कर लिया, तब क्या होगा कि वो उसका स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहाँ के, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मामला समझ में आ गया ना कि क्या है। तो पंजीकरण या देशीकरण द्वारा कोई भी व्यक्ति, और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष, तो 5 से 7 वर्ष रहना पड़ेगा, 5 से 7 वर्ष रहना पड़ेगा, यानी इसके बीच का अपना आपका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तब आपको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। या देशीकरण के द्वारा नागरिकता लेना है तो भारत में कम से कम 12 वर्ष तक व्यक्ति को रहना पड़ेगा। भारत में कितने वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक व्यक्ति को रहना पड़ेगा, तब जाकर, कब से, तो आवेदन से पूर्व उसे 12 वर्ष रहेगा तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। ठीक, अब हम समझते हैं कि पर्यावसन समझ गए होंगे, टर्मिनेशन। अच्छा सर, डिप्राइवेशन क्या होता है, यानी वंचित किया जाना क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण, क्या बोले, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीयकरण या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, या कोई भारतीय है, यानी एकदम ओरिजिनल यहाँ के भारतीय है, भारत के नागरिक है, जो जन्म से ही यहाँ पर है, जन्म से ही भारतीय है, पंजीकरण वाला है या देशीकरण द्वारा, भारतीय द्वारा। तो इसमें जो पंजीकरण और देशीकरण का जो नागरिकता है ना, जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का या किसी प्रकार का इलीगल काम किया, इलीगल काम में सर, अगर कोई व्यक्ति संविधान का शिकायत किया, संविधान में निष्ठा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, देश के विरोध कार्य करता है, देश के विरोध कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का सपोर्ट करता है, यानी कोई भी हमारा शत्रु जो देश है, विरोधी देश है, उसका सपोर्ट करता है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति का नागरिकता छीन ली जाती है, उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाती है। साधारण स्थिति में भारतीय की नागरिकता जो जन्म से ही, बचपन से ही यहीं पर है, तो उसकी स्वतः वहां की नागरिकता इतना आसानी से नहीं छीना जा सकता है। ठीक, और इसका कैसे छीना जा सकता है सर, तो कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है ना, ध्यान से गौर फरमाइएगा दोस्त, कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक अगर लगातार भारत से बाहर रहता है, लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है, कहां से, भारत से बाहर रहता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा, यहाँ से वंचित, यानी भारत सरकार उसकी नागरिकता क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, यानी छीन लेगी। ठीक है, या कोई इलीगल काम करता है, अपने देश के विरोध में कोई नारा लगाता है, देश के विरोध के में कार्य करता है, तो इस स्थिति में उसकी नागरिकता क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है। तो यही डिप्राइवेशन यानी वंचित करना होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे दोस्त। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।